ओके बच्चों, आवाज आ रही है? सर। यस सर। ठीक है। तो कल टॉपिक हमने जो पढ़ा, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। आज कोई नया टॉपिक नहीं होगा। आज सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस होगी, क्वेश्चंस करेंगे और आज हो जाते हैं तो देख लेते हैं। फिर लास्ट में एक बार डिसाइड कर लेंगे कि मंडे को टेस्ट रखना है या मंडे को प्रॉब्लम डिस्कशन रखनी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। कल हिमांशु मेरे पास क्वेश्चन भेज रही थी कुछ, तो वो मैं कराऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले मैं हिमांशु ट्रांसफॉर्मर के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ कि कल क्वेश्चन नहीं हो पाए थे उस टॉपिक के। तो ट्रांसफॉर्मर के फॉर्मूले भाई आते हैं। मैंने अच्छा एक क्वेश्चन भी भेजा था आपके पास, जब नोट्स आपके पास गए होंगे तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वो पढ़ा आप लोगों ने? यस बताइए, किसने करके देखा वो क्वेश्चन और समझ में आ गया हो जिसको। ट्रांसफॉर्मर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजा था मैंने आपको, सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो। किसी ने नहीं किया? तो देखो भाई, मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। तो ट्रांसफॉर्मर पे हम एक बार फॉर्मूले अगर पढ़ें, मैथमेटिकल फॉर्मूले, तो हमारे फॉर्मूले कुछ इस तरह से थे। ई एस अपॉन में ई पी इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी, या आप ऊपर ई पी को भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कंडीशंस आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी होती है। इसके अलावा फॉर्मूला आया पावर को लेके, इनपुट पावर आउटपुट पावर इक्वल होगी ईपी आई पी, अगर पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, ई एस आई एस, ये दोनों इक्वल लेनी है। आप एफिशिएंसी की बात कर सकते हैं तो आउटपुट पावर ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी। परसेंटेज की बात करेंगे तो इनटू में 100 हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला हो गया था हमारा। बस ज़्यादातर यही फॉर्मूले यूज होंगे और इन फॉर्मूले के बिहाफ पे हम कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो चीज़ आपने समझनी है। तो पहले मैं ट्रांसफॉर्मर के ही कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ भाई। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, सभी करेंगे और आज प्रैक्टिस ही करनी है। एक बार बोल देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, क्लास में भी यही बोलता था कि बोर्ड पे जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो आपने ज़रूर ठीक से समझ लेने, क्योंकि वो मैंने यहाँ टिक कर रखे हैं कि भाई ये टाइप इंपॉर्टेंट है, इस तरह की आनी ही आनी चाहिए आप लोगों को। तो ये ज़रूर क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? कोशिश सभी करेंगे, ये नहीं कि न्यूमेरिकल के नाम से बस बैठ गए हैं फिर खाली और देखते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन आता है भाई, ए ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी, 500 टर्न्स इन प्राइमरी। प्राइमरी की 500 टर्न्स दे रखी ट्रांसफॉर्मर में, 1000 है टर्न्स इन सेकेंडरी। द प्राइमरी वोल्टेज इज, the primary voltage is 200 volt and the load in secondary, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिंबल सिंबल लिख दूंगा, तुम बस फटाफट फॉर्मूले में रखोगे और आंसर। ये खुद भी तो समझो ना कि दे क्या क्या रखा है। प्राइमरी वोल्टेज रखी है, लोड इन द सेकेंडरी, load in the secondary is 100 ohm, 100 ohm. Calculate current in primary, calculate करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी का करंट क्या आएगा? और मान लो कि ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है भाई। आइडियल ट्रांसफॉर्मर समझते हो?
आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर बताओ मुझे। पावर का कोई लॉस नहीं होगा। पावर का कोई लॉस ना हो। हाँ 100%। 100%। तुम हो आइडियल 100%? हैं? कितने परसेंट हो तुम? तो भाई ये 500 टन थी प्राइमरी में। चलिए करिए। ये प्राइमरी का करंट बताइए कितना आता है? कितना बताया? पहले आंसर बताया था, किसने बताया था अभी? करंट इन प्राइमरी सोल्व करके बताइए क्या आता है इसका आंसर। यस बोलो भाई। सर 4 एम्पियर। 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। 8 8 एम्पियर। एम्पियर। 8 एम्पियर। हाँ ये ठीक है। 8 एम्पियर इज द राइट आंसर। 4 वाला चेक करे कि क्या करी उसने गड़बड़। ये तो आसान था। अब देखो क्या क्या दे दिया हमें। 500 टन्स इन प्राइमरी मिल गया जी। ईपी इतनी टन्स मिल गई ना, ये तो एनपी। एनपी। ये मिल गया एनएस। ये मिल गया ईपी। ये लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, आरओ भी लिख लेता हूँ मैं इसको, लोड रेजिस्टेंस आरएल, जो सेकेंडरी पे लगा हुआ है। अब करंट इन प्राइमरी बताना है। अब फॉर्मूले आपके सामने है, ये इन फॉर्मूले से आप चेक कर सकते हो। अच्छा अगर आपको आईएस निकालना हो तो फिर क्या लिखेंगे? ईएस अपॉन में आर नोट आउटपुट रेजिस्टेंस। बट आपके पास ईएस नहीं है। ईएस आएगा जी यहाँ से, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से ईएस निकालो, यहाँ रखो, क्या आ जाएगा? आईएस। आईएस ईएस यहाँ रखो, ईपी रखो, क्या आ जाएगा? आईपी। बस यही करना था। अरे कराऊं या हो जाएगा? अभी बाकी जिनका नहीं हुआ है वो कर लेना अब इसको। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेन सप्लाई। कैसे रिड्यूस किया उसने? 220 वोल्ट से 11 वोल्ट। बड़े यहाँ पर ना बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तुमने वोल्टेज जब सुनी है तो ऐसे ही सुनते हैं, 220 11,000 वोल्ट। ठीक है, क्या ऐसा सुना है 200 वोल्ट या 10,000 वोल्ट? है भाई? नो सर। यही क्यों होती है? नो सर। 220 1100 11 के मल्टीपल, तो ऐसा ही क्यों होता है? चलो सोच के जवाब देना मुझे, कल तक दे देना। सोच लेना इसको, सर्च करना कि ये क्या सिस्टम, क्या चक्कर है इसका। कि और किसी को जवाब पहले पता चल जाए वो मुझे मैसेज कर देना। हाँ तो भाई अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छोड़ दिया मैंने तुम्हें सस्पेंस में करके। 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट ये चेंज किया है। इफ प्राइमरी ड्राई करंट ऑफ 5 एम्पियर, प्राइमरी कोयल में जो करंट ड्रा हो रहा है वो 5 एम्पियर है। अब मैं लिख देता हूँ आईपी, ज्यादा भी घुमाना बेकार है तुम्हें। आईपी दे दिया 5 एम्पियर एंड सेकेंडरी आईएस भी दे दिया, वो दे दिया जी 90 एम्पियर। बताओ इसकी परफॉर्मेंस कितनी परसेंटेज है इसकी? ट्रांसफॉर्मर की परफॉर्मेंस कितना परसेंट है? परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस कितनी है इसकी? सर 25,000 भी होता है पर वो 11 का 25,000 90%। हाँ आंसर सही है, 90%। 90% सही आंसर है। तनिष्क भाई जो आपने ये भेजा है ना 25,000 वोल्ट, मैंने तो नहीं सुना है। 25,000 किसी ने सुना है अभी? 25,000 ये तो सुना है 1,32,000 वोल्ट। ठीक है इस तरह से तो सुना है, 25 तो नहीं सुना है भाई। थोड़ा मुझे ट्रेन वायर में होता है सर। किस में होता है? ट्रेन वायर में, वो ट्रेन के ऊपर जाते रहते हैं। 25,000 वोल्ट नहीं, लिखा होता है 22,000 उस हो पे। गए या तो 22,000 होता है, 22,000। 22,000 सर कई जगह 25,000 भी लिखा है। अच्छा चल भाई मान लेते हैं तेरी बात को भी।
लेकिन ज्यादातर चल तो मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर ये होता है। चलो ये ले लो अब इसको, अभी हमें तो कैसे न कैसे अलझना है कि ये 22 है, 11,000 है, 22,000 है, तो ये ही क्यों होता है, इसका आंसर भी देखना। हाँ भाई इसका आंसर 90% आ रहा है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इसकी 90% है। ठीक है, हो गया है। Yes, sir. ठीक है, चलो ये तो थे बच्चों वाले क्वेश्चन। अब हम अपने अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये मैं वो क्वेश्चन वही रिपीट करूंगा। अब ये नहीं कि मैंने तुम्हारे पास सॉल्यूशन भेज रहा है और तुम देख देख के बोल दो फटाफट। वो नोटबुक अपनी जो भेजा था उसको बंद रखना और समझना, फिर ऐसा ही क्वेश्चन तुम दूसरा करोगे। हाँ भाई, क्वेश्चन ये है कि ये 10 किलोवाट ट्रांसफॉर्मर, ये ठीक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो ये लास्ट में कराऊंगा, पहले मैं दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। या चलो इसी को कर लो, फिर इसके बाद कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए 10 किलोवाट, ये वो नहीं है जो मैंने कल आपको भेजा था, दूसरा क्वेश्चन है ये। ए 10 किलोवाट ट्रांसफॉर्मर, एक 10 किलोवाट का ट्रांसफॉर्मर है, हैज 20 टन्स इन प्राइमरी, ये तो मिल गया जी एनपी। एनएस मिल गया इसमें 100 टन्स, 100 इन सेकेंडरी। और इस पे जो अप्लाई ईएमएफ है वो है ईपी, जिसको कह रहे थे, या E1 भी लिख लेते हैं इसको, वो है जी 600 साइन 314T is applied to the primary. Find the maximum value of flux. पहला पूछा है maximum value of flux, दूसरा पूछा है the maximum value of secondary voltage, maximum value of secondary voltage। दो चीजें इसमें पूछी गई है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी बता सकते हैं आप? चलिए कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स बताना है आपने। कितना आएगा? कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी इसकी, आप फैक्टर में बता देना। चलो आप यहाँ पर फैक्टर में बता देना। देखो भाई कैसे करें इसको। हम फ्लक्स को लिखते थे फाई इज इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा। फ्लक्स को अगर मैं लिखूं यहाँ पर, एक टर्न की बात करता हूं मैं यहाँ पर अभी, तो 9420 ना तो नहीं आ रहा आंसर। मैक्सिमम फ्लक्स का सर फाई 30 नोट अपॉन ये आ रहा है 600 अपॉन में 314 अपॉन में 20। 20। हाँ तो ये हो जाएगा 30 अपॉन में 314। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स आ रही है। देखिए भाई कैसे करेंगे, एक बार समझ लेना इसको। फ्लक्स थ्रू ईच टर्न लिखता हूं तो मैं आता है बी ए कोस थीटा, ये फ्लक्स है इसका। ठीक है, कोस थीटा, थीटा को आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कंपेयर करें तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कोस ओमेगा टी, ऐसे करके लिख लिया मान लीजिए। अब क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है, एसी करंट पे काम करता है, और एसी करंट कंटिन्यू चेंज होता है तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा होता है, कम ज़्यादा इस तरह से। तो हम यहाँ पर कहें मैक्सिमम फ्लक्स, अगर मैं यहाँ पर बात करूं मैक्सिमम फ्लक्स की,
तो फ्लक्स इज मैक्सिमम कब होगा? जब cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तब हम फाई नोट को लिखेंगे B इंटू ए। ये है हमारा मैक्सिमम फ्लक्स। लेकिन अब यहाँ पर ना तो हमारे पास B है ना A है, एरिया नहीं है। यहाँ ये होता तो फॉर्मूला हम कर लेते। तो हमारा इक्वेशन बन गया जी फाई इज इक्वल्स टू फाई नोट, और ये हो गया कोस ओमेगा टी। अब चलते हैं हम इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। ठीक है, कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी फ्लक्स चेंज से? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू, और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ अगर आप लिखते हैं तो माइनस एन डी फाई अपॉन में डी टी। इस तरह से प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, माइनस एन डी बाई डी टी। फाई की अगर मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पर फाई नोट कोस ओमेगा टी, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस माइनस प्लस एन, और फाई नोट कोस ओमेगा टी का हो गया साइन ओमेगा टी अपॉन में इनटू में ओमेगा। तो ये आ गया हमारा ईएमएफ। E इज इक्वल्स टू आ गया एन फाई नोट एन फाई नोट ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ये आई है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। अब ये भी तो मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम कब होगी? जब इसकी वैल्यू 1। तो मैक्सिमम ईएमएफ ई नोट इज इक्वल्स टू आ गया एन फाई नोट ओमेगा। अब आप यहां से फाई नोट निकाल सकते हैं। क्या फाई नोट इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई नोट अपॉन में एन ओमेगा। अब ई नोट कितना था? ये रहा इस इक्वेशन में 600। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्न्स 20, 20 और ओमेगा यहाँ पर कंपेयर करता हूं तो ये ओमेगा रहा 314। ये है वो। देखो हम फाई नोट को लिख सकते थे यहाँ से B इंटू ए, लेकिन B नहीं है, A नहीं है, तो फिर हमने EMF की टर्म में लाके इसको सोल्व किया। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया फ्लक्स का। ठीक है राहुल, कर लेगा? अब इसको ठीक कर लेना। यस। अब इसमें पूछा है भाई सेकंड पार्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये सेकंड पार्ट और देखो करके। 3000 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज क्या आएगी? बिल्कुल ठीक, 3000 वोल्ट आ रही है। 3000 वोल्ट। बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है आपका बिल्कुल। कि जो यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे ES मैक्सिमम है, E नोट कर लो उसको, और यहाँ पर E नोट P हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा NS अपॉन में N। अब यहाँ से आप ये निकाल लेंगे, वो आपका 3000 वोल्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो चलिए, बड़ा अच्छी बात है आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन। अब मैं अपने उस क्वेश्चन पे आता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बचा के रख रखा था। हाँ तो भाई ये है आपका प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है बुक में, और थोड़ा ठीक कर लेना। बुक में बता देता हूँ मैं अभी कहाँ ठीक करना पड़ेगा, एक करेक्शन है यहाँ। ए टाउन इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए पावर प्लांट। देखो डायग्राम से समझने की पूरी कोशिश करते हैं। पावर प्लांट है और पावर प्लांट पे लगा रखा है जी ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, स्टेप अप लगा रखा है, क्योंकि मेरे को डाटा पता है इसका, इसलिए मुझे इसमें ये कर देता हूं मैं। यहाँ पर जनरेट हो रही थी 440 वोल्ट, 440 वोल्ट जनरेट हुई यहाँ पर, और आगे भेजा गया इसको। ये हमारा लाइन हो गया, फिर एक ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है, ये और इस ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया सर? इसने किया 3000 को चेंज कर दिया 220 के अंदर। या आप इसको ना, इसमें टाउन की रिक्वायरमेंट 200 ही है तो इसको आप 200 मान लो। इसमें 200 वोल्ट 3000 को 200 वोल्ट पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर ये टाउन आ गया जी, ये टाउन हो गया, ये हमारा पावर प्लांट हो गया। अब आप क्योंकि वैल्यू से ही बता सकते हैं, पावर प्लांट पे तो कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा रखा है, स्टेप अप, और टाउन पे यहाँ पर लगा रखा है स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन ने टाउन को जो रिक्वायरमेंट थी ना वो 200 वोल्ट की पूरी कर दी। अब टाउन की एक और रिक्वायरमेंट थी जी कि 200 वोल्ट है ना, 600 किलोवाट पावर पे आनी चाहिए, जो बुक में 6000 दे रखा है, तो 600 वाट किलोवाट कर लेना। पता है कैसे पता चलता है कंजम्पशन के बारे में? आपके हर एक घर पे जाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले वो आपके प्लग स्विचेस, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को काउंट करेंगे, उन सब की पावर को निकालेंगे। तो आप कभी भी देखना इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस पे जब लिखा होता है, आपके जो घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उस पे ऐसे लिखा मिलेगा 1 kW लोड, या 2 kW 2 किलोवाट, या 3 किलोवाट। तो ये डिपेंड करता है, आप सबकी पावर निकाल सकते हैं। आपके घर में 10 बल्ब चलते हैं तो उनकी पावर कैलकुलेट कर लो। आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है, एक टीवी चल रहा है, एक कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, इन सब की पावर निकाल के फिर देख लो कि इनकी पावर आ रही है, मान लो सबकी ऐड करके 6 किलोवाट, और हम ज़्यादा समझदार बन जाते हैं, 6 किलोवाट की जगह हम डिपार्टमेंट को बता देते हैं जी हमारे घर का तो सिर्फ 3 किलोवाट है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारा खर्चा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा ना आए, क्योंकि जैसे जैसे पावर लोड बढ़ता है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाती है, उसकी जो मंथली रेंट होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन हम समझदारी दिखाते हैं कि सर हमारा तो 3 किलोवाट ही है। फिर कभी जब छापा पड़ता है ना, जब वो आते हैं घर पे और जब काउंट करते हैं तो पीछे तक का सब वसूलते हैं फिर कि आप तो बोल रहे थे 3 किलोवाट का है, ये तो टोटल 6 किलोवाट बन रहा है। इसलिए घर में कम से कम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की जगह छोड़नी चाहिए। विवेक है भाई, विवेक? अरे विवेक सुन पा यस रहा है? सर। विवेक फ्रॉम खोल लगा दिए इतने यस सर। बल्ब नए मकान के अंदर ना, विवेक ने कोठी बनाई और उसमें बल्ब ही बल्ब लगा दिए इतने। हमने तो कहा था भाई कि जब बिजली बोर्ड वाले आएंगे तो छापा पड़ेगा फिर, हैं? वो स्विचेस बंद करवा दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोड बढ़वाना पड़ता है यहाँ पर। ये तो ये था कि एक टाउन को रिक्वायरमेंट है भाई 600 किलोवाट का। वो उसने कैसे कैलकुलेट करी कि एक घर की रिक्वायरमेंट 2 किलोवाट है, एक घर की रिक्वायरमेंट 3 किलोवाट है, ऐसे उस कॉलोनी में, उस टाउन के अंदर जितने घर है उन सब की पावर ऐड करके बता दी डिपार्टमेंट को कि जो हमें चाहिए 600 किलोवाट का पावर चाहिए, और जो 200 वोल्ट के ऊपर आ रही हो। ये टाउन की रिक्वायरमेंट थी जो डिपार्टमेंट को फुलफिल करनी थी। ओके, यहाँ पर कह दिया कि टाउन जो है पावर प्लांट से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, 20 किलोमीटर की दूरी पे, और 0.4 ओम पर किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी, ये रेजिस्टेंस है इसका 0.4 ओम, इस वायर का रेजिस्टेंस है ये 0.4 ओम पर किलोमीटर। ये आपको डाटा दे दिया भाई सारा। अब इसने पूछा फर्स्ट पार्ट कि एक तो बताओ इसमें आपका लाइन पावर लॉस कितना आएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको लाइन लॉस भी बोलते हैं। लाइन पावर लॉस कितना होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में लाइन पावर लॉस कितना होगा। चलिए मैं करा देता हूं एक बार ये क्वेश्चन पूरा ना, आप एक बार समझ लो, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही ट्राई करना है। देखो भाई, रेजिस्टेंस था 0.4 ओम पर किलोमीटर, ये है जी 20 किलोमीटर। तो एक साइड का ये वाला रेजिस्टेंस, एक वायर का, मैं अगर मान लो इसको R1 कह रहा हूं, कितना हो जाएगा भाई? 20 इंटू में 8 ओम। 0.4, 8 ओम हो गया। ऐसे ही नीचे वाला भी होगा 8 ओम, और ऊपर वाला भी। सीरीज में जोड़ूं या पैरेलल में जोड़ूं टोटल रेजिस्टेंस के लिए? पहली कंफ्यूजन तो ये है पैरेलल में, क्योंकि सर दो लाइनें पैरेलल दिख रही है ना, एक ऐसी दिख रही है और एक ऐसी दिख रही है ना। भावुक हो जाते हो बहुत जल्दी, भावनाओं में बह जाते हो। देखो ये करंट यहाँ से जा रहा है, फिर ये सेम वायर है टर्न्स बन के वापस ये जा रही, ठीक है? कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड
एक होती है मेन लाइन लाइव जिसको बोलते हैं, एक न्यूट्रल आता है। आपके घर में एक लाइव वायर आती है, एक न्यूट्रल आती है। तो करंट लाइव वायर से होता हुआ न्यूट्रल वायर में वापस चला जाता है। तो सर ये कैसा सिस्टम है? बिजली बोर्ड ने तो जितना दिया उससे न्यूट्रल से उतना वापस ले लिया, फिर बिल क्यों आता है हमारा? ये भी सोच लेना कि क्यों आता है। ठीक है भाई, म्यूट रखो भाई पीछे से, इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है। म्यूट रखिए, म्यूट रखिए। हाँ, तो मैंने बताया कि यहाँ पर लाइव वायर से होता हुआ करंट न्यूट्रल वायर से बाहर चला गया, तो ये एक ही वायर है टर्न्स बन के, तो रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 16 ओम। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? पहली चीज तो क्लियर है मेरी बात? यस सर। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 16 ओम। ठीक है जी। अब हम लाइन लॉस निकालना चाहते हैं हीट की फॉर्म में। हीट की फॉर्म में निकालें तो सर फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर और जी आर इंटू टी, है ना। बट सर हमारे पास तो ये टी नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर हम इसका लाइन लॉस, पावर लॉस निकाल दो। पावर लॉस, लाइन पावर लॉस निकालना है तो अपॉन में टी हो गया, ये पावर हो गया, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा सर। फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर इंटू आर। आर तो आ गया, अब आई कौन सा ले? यहाँ पर तो प्राइमरी करंट है, यहाँ पर सेकेंडरी करंट है, तो बताओ कौन सा करंट लूं? प्राइमरी लूं या सेकेंडरी लूं? प्राइमरी। प्राइमरी, क्योंकि नहीं सेकेंडरी कैसे भाई? ये वायर तो भी यही है, इसमें करंट चल रहा है, ये गया और इधर से वापस आ गया। वहां तो कुछ और बना होगा करंट, वहां वोल्टेज ही चेंज होगी, करंट चेंज हो गया होगा। तो ये वाला लाइन लॉस निकालना है हमें, ये वाला, ये जो लाइन बता रहा है ये, तो हमें यही करंट लेना पड़ेगा। इस पे तो प्राइमरी आ रहा था, तो प्राइमरी करंट लेना पड़ेगा। आई पी स्क्वायर इंटू में आर, ये आ गया जी हमारा पावर लॉस। अब आई पी सर कैसे निकालें? हम ऐसे कर लेते हैं कि आई पी इंटू में ई पी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू में ई एस। उसको आइडियल मान लेते हैं, लगभग 90% से अबाव होती है एफिशिएंसी, तो ये हमने बराबर कर लिया दोनों। अब सर आई पी निकालना है ई पी, चलो देखते हैं कितना लूं भाई, बोलो ई पी, बोलो, डायग्राम सामने है ये। 3000। हाँ, ये चेंज हो रहा, 3000। ये ई पी रहा और ये ई एस रहा, तो ई पी हो गया 3000, आई एस, ई एस हो गया 200। आई एस क्या लूं? तभी तो हमारे पास आई पी आएगा। आई एस क्या लूं? सेकेंडरी करंट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, निकाल लो। आउटपुट पावर क्या हो जाएगी? ई एस इंटू में आई एस। अब आउटपुट पावर, ये पावर तो आनी चाहिए 600 किलोवाट, तो भाई 600 घुमा दिया ना, यही है कि एक जगह फंसते जाओगे दूसरा रास्ता निकलता जाएगा। 600 किलोवाट, किलोवाट से वाट बना दिया, 10⁻³ पावर हो गई, इजिकल्स टू ई एस दे रखा है सर 200, और क्या निकालना था? आई एस। वो आई एस यहाँ यूज कर देंगे, फिर आई पी आ जाएगा। तो यही करना है आपको, 3000 आई पी। अरे बंद, म्यूट रखो भाई तुम। आई पी 300 हो गया, आई एस हो गया हमारा 3000। एक मिनट, ये कौन है भाई ये? अरे भाई ओ ओप्पो, तो यार ओप्पो ही है, तो इसको बंद करेगा या फिर मैं हटाऊं यहाँ से? ना तो नाम लिख रखा है। तो देखिए भाई, यहाँ पर चल रहे थे हम क्वेश्चन में, अब ये थोड़ी ना समझते हैं कि एक बार कंटिन्यूटी टूटी और फिर दोबारा से कनेक्ट करो वापस। तो हमें निकालना है भाई आई एस, और आई एस निकालने के लिए हमने ये किया कि जो पावर होगी आउटपुट पावर, वो ई एस इंटू आई एस का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर ई एस ये दे रखी थी, आई एस निकालना है, और पावर ये दे रखी है, आउटपुट पावर जो चाहिए उसको वो मिल जाएगी। ओके, यहाँ से आई एस की वैल्यू आ गई, वो आ गई आपकी
1000 और इनटू में था 200, तो ये कट जाएगा यहाँ से, ये 10 आ गया। आईपी की वैल्यू आ गई 200 एम्पियर। बताओ मुझे समझ में आया आईपी कैसे निकाला हमने? यस बोलिए भाई, बोलो भाई, जवाब दो मुझे। अभी जवाब जब बोलने की बारी आती है तब नहीं बोलते हैं। आईपी 200 एम्पियर क्या ठीक निकाला है मैंने? कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो चेक सर कर आपने लीजिए। लिख तो 2000 लग रखा है। हाँ 2000, अच्छा आई पी निकालना है 2000, तो 2000 ही तो आएगा। कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई? देखो एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से ट्राई करो। देखो भाई, यहाँ पर हमें पावर लॉस निकालने के लिए आईपी चाहिए, ये तो सबको क्लियर है। आईपी क्यों चाहिए? क्योंकि इस वाली प्राइमरी में तो आईपी ही चल रहा है और यहीं पर तो लॉस हो रहा है। आईपी निकालने के लिए मैंने किया आईपी इंटू ईपी इज इक्वल्स टू आई एस इंटू में ई एस। ओके, और आईपी हमें निकालना है, ईपी दे रखा है ये रहा, 3000 वोल्ट आई थी यहाँ पर, तो 3000 इज इक्वल्स टू आई एस नहीं है ई एस, ये बन गई 200, ये हो गया हमारे पास। अब आई एस अगर मैं निकालूं तो आईपी निकाल पाऊंगा। आई एस को मैंने कैसे निकाला? आउटपुट पावर ये रही पीओ, जिसको कि लिखूंगा ई एस आई एस। आउटपुट पावर थी 600 किलोवाट, 600 इंटू 10⁻³ ई एस हमारा था 200, और ये आ जाएगा यहाँ से आई एस, ये 2 0 कट गई, ये 3 आ गया, तो आई एस की वैल्यू आ गई है 3000 एम्पियर। आई एस की वैल्यू ये यहाँ पर रख दो। अच्छा ये गड़बड़ थी, ठीक है। आईपी ये हो गया 3000, आई एस की वैल्यू 3000 और ये 200, ये कट गया, तो आईपी की वैल्यू आ गई 200 एम्पियर। अब सही है भाई? यस ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप पावर लॉस निकाल सकते हैं आईपी की वैल्यू रख के। आईपी की वैल्यू 200, तो 200 इंटू में 200, और आर की वैल्यू कितनी थी? 16, ये रही थी 16। ये कितना आ गया भाई, एक बार सोल्व करना। 64 और 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁴, ये वाट में आ गई है पावर लॉस, और इसको किलोवाट बनाऊं तो 640 किलोवाट बन जाएगा। ये है जी लाइन लॉस बोला जाता है इसको, लाइन लॉस। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपका करंट कम होगा तो लाइन लॉस भी कम होगा, इसलिए ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं। यस बताओ मुझे, फर्स्ट पार्ट समझ में आया या दोबारा से कुछ समझाना है इसमें? देख लीजिए आपके सामने डायग्राम है, अगर देखने समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ लीजिए एक बार इसको पूरा। हाँ भाई ठीक है, 640 किलोवाट लाइन लॉस, लाइन पावर लॉस इसको बोल रहे हैं। यस सर। ठीक है भाई, वेरी गुड। झूठी यस बोल दिया करो, लेकिन बोल दिया करो तुम, मुझे थोड़ी सी फिर ये हो जाता है, हाँ मेरी मेहनत सक्सेस हो गई। ये लाइन पावर लॉस आ गया है। दूसरा सेकंड पार्ट करें भाई इसका? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है तो यस यस आगे इसने पूछा कि हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई अज्यूम देयर इज अ नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। लीकेज की वजह से कोई पावर लॉस नहीं हुआ, तो भाई पावर प्लांट ने कितनी पावर प्रोड्यूस की थी ये बताना है। पावर प्लांट ने कितनी टोटल पावर सप्लाई की थी ये चीज आपको बतानी है। बताओ अब मुझे, ये तो बताओ तुम, पावर प्लांट ने कितनी पावर भेजी थी? कितनी भेजी थी पावर प्लांट? लॉस हो गई वो, और 1240 किलोवाट। तो ये करो ना भाई, मैं थोड़ी ना करूंगा, ये तुम बताने लगे मुझे, तुम मुझे समझा रहे हो।
1240 640 किलोवाट 1240 किलोवाट। हाँ, प्लस जो लॉस, ये तो लॉस हो गया, प्लस जो टाउन को दे दी 600 किलोवाट। अब एक चीज देखो, यहाँ पर टाउन को से ज्यादा तो उसने लॉस कर दी, ये लाइन लॉस है, तो ये आ गई हमारी 1240 किलोवाट, ये पावर प्लांट ने जनरेट की थी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आ गया होगा सबको समझ में। अब आ गया तो अब तुम करके दिखाओगे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे। ऐसा एक क्वेश्चन करके देखें और प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हारे से। ए स्मॉल टाउन विद ए डिमांड, अब एक टाउन की डिमांड है भाई 800 किलोवाट, ये टाउन की डिमांड है, एट 220 वोल्ट पे चाहिए, इसको चाहिए भाई 220 वोल्ट पे, 220 लेना अब इसको, एट 220 वोल्ट पे, ये उसकी डिमांड है। ठीक है भाई, करेंगे डिमांड अपना। लाइव क्लास में आओ भाई, ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास में। रिकॉर्डिंग तो जस्ट एक बस फॉर्मेलिटी की जा रही है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं अब हमारा, ये जो तुमने करना है क्वेश्चन, ये स्टार्ट करते हैं। तो हाँ भाई, क्वेश्चन हमारा उसी तरह से चल रहा था कि टाउन की डिमांड ये है, उसको 800 किलोवाट 220 वोल्ट पे चाहिए। ठीक है भाई, और वो टाउन 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम पावर प्लांट, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम पावर प्लांट। ठीक है, और पावर प्लांट जो जनरेट कर रहा है, पावर प्लांट जो जनरेट कर रहा है वो कर रहा है जी 440 वोल्ट, पिछले क्वेश्चन में भी यही थी वैल्यू। द रेजिस्टेंस ऑफ टू वायर लाइन कैरिंग ए पावर, रेजिस्टेंस दे दिया अब यहाँ पर 0.4 ओम, सिर्फ डाटा चेंज किया जाए, 0.5 ओम पर किलोमीटर, ये रेजिस्टेंस दे दिया। द टाउन गेट्स फ्रॉम द लाइन, टाउन को जो मिला फ्रॉम लाइन से, टाउन गेट्स, अपना डायग्राम बना लेना ताकि गड़बड़ ना हो, टाउन गेट्स फ्रॉम लाइन, उसको मिला जी 400 डैश करके लिखा हुआ है 220 वोल्ट। एक सेकेंड, यहाँ पर भी ना 200 लिखा हुआ है, 200 ही ले लो, 220 में मत जाओ, ये चेंज कर लो, ये 200 कर लेंगे। डिमांड उसकी 220 की थी लेकिन मिला उसको 200, तो हम तो वही लेंगे ना जो मिला है उसको। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इससे, मैंने बताया कि वो कह रहा है 220 चाहिए उसको, लेकिन 200, पता है हमारे घर में भी 220 पूरी नहीं आती, वो अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो उसको ये कह देते हैं 200। तो उसको मिला ये 200 वोल्ट, डिमांड उसकी 200, मैं इसको 220 ही रखता हूँ ताकि तुम्हें ये चीज ध्यान भी रहे, 220। तो उसको ये मिला लाइन से। ठीक है, अब आपको पहला पार्ट वही बताना है, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैं एक एक करके पूछूंगा, पहले पहला पार्ट करेंगे, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। बताइए, लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, आपको पूरा टाइम दिया, बस आंसर सही निकाल के लाओ जैसे पिछला कराया। लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट कीजिए भाई, टाइम शुरू होता है अब।
बीच बीच में बोलते रहा करो कि सर कर रहे हैं, ताकि मुझे लगे कि भाई हाँ सुन रहे हैं मेरी आवाज़। सिक्स 600 किलोवाट। वेरी गुड, 600 किलोवाट। बाकी भी चेक करें भाई। सर 600 किलोवाट। ठीक है, बिल्कुल ठीक आया आंसर आपका। ठीक है भाई, उसी तरह से कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस है पूरी। 600 किलोवाट आपका ये आ जाएगा पूरा। और ये फिर दूसरा पार्ट सेम वही पूछा है कि बताइए पावर प्लांट ने कितनी पावर जो है जनरेट की थी, कितनी उसने सप्लाई की थी। पावर 1400 किलोवाट। 1400 फ्रॉम किलो। पावर प्लांट, तो उसमें आप जो लाइन लॉस है और जो पहुंचा है वो आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1400 किलोवाट। अच्छा, एक चीज और पूछ ली, तीसरी, कैरेक्टरिस्टिक्स द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट प्लांट। characterize the step up transformer, एट प्लांट। जो प्लांट पे जो ट्रांसफॉर्मर लगाया था स्टेप अप, उसको करेक्टराइज करना है। करेक्टराइज का मतलब यहाँ पर ये है, अब करेक्टराइज से मतलब यहाँ पर है उसका इलेक्ट्रिक डाटा पूरा करना। कैसे डाटा? कि जी उसको जो 400 जनरेट करके दी थी 440, तो उसने कितना बना के भेजा था आगे। यहाँ पर 4000। जो ये स्टेप अप लगा रखा था, अब यहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है बच्चों। तो क्या गड़बड़ होगी देखना तुम्हारे से, जैसे कि राहुल ने कर भी दी है। क्या गड़बड़ हुई देखो, यहाँ पर 440 इसने भेजा था और यहाँ पर ये जो स्टेप डाउन लगा रखा है टाउन के पास, यहाँ लिखा हुआ था इस पे कितना 4000 और डैश करके 220 वोल्ट। तो यहाँ पर पहुंची कितनी 4000। तो क्या इसने 4000 ही जनरेट की थी? बीच में लॉस कहाँ गया? जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ये, इस 4000 में से जो पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप हुआ है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी हुई। समझ में आया कंसेप्ट? समझ में आया आपको? 4000 तो वहां पर पहुंची है, बीच में लॉस भी तो हुआ है पोटेंशियल का। अब वो कितना हुआ है वो आपको बताना है यहाँ पर। तो कीजिए अब इसको एक बार। तो मैंने आपको बताया जो लाइन का लॉस हुआ है, जो लाइन पे जो लॉस हुआ है वोल्टेज का, वो प्लस वहां पर जो पहुंची वो, जैसे आपने पावर जनरेट निकाली थी टोटल, ऐसे वोल्टेज कितनी हुई। तो ये 7000 वोल्ट। 7000। 7000। हाँ, इसने 440 से बनाया 7000। ये है करेक्टरिस्टिक्स। तो भाई पोटेंशियल ड्रॉप हम निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ तक का V इज इक्वल्स टू आई आर। करंट IP रेजिस्टेंस इसका आपने किया ही होगा, वो ये दोनों वैल्यू इसमें पुटअप करो, तो ये दोनों वैल्यू पुटअप करके 3000 आ जाती है। तो 4000 में 3000 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 7000, मतलब उसने 440 से 7000 बनाई। ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वहां पर लगा रखा है। यस भाई, क्लियर है? ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में सभी को? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया एक क्वेश्चन हमारा। ये ट्रांसफॉर्मर के ऐसे क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन हमने ट्रांसफॉर्मर के कर लिए। अब मैं पीछे के डाउट उठा लेता हूँ जितने भी हो पाते हैं। हम एक दिन और देंगे भाई, मुझे खुद सेटिस्फिकेशन नहीं हो रही है। तो देखो, संडे को तुम पूरा चैप्टर पढ़ो अपना अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, और मंडे को फिर इसमें डाउट लेके आओ। और बड़ी कैलकुलेशन या ज़्यादा टिपिकल है मुझे एक दिन पहले भेज दिया करो,
वो क्वेश्चन। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम कुछ और प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन में हिमांशु की कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है 7.13 आपका मिलेगा, ऐसा ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन है 7.14। तो 7.13 क्वेश्चन में देखिएगा क्या क्या दे रखा है। कैलकुलेशन की बात नहीं करूँगा मैं कि हमें पूरी पूरी कैलकुलेशन निकालनी है, जस्ट आपने और कंसेप्ट समझना है। 7.13 इंडक्टेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है 0.50 हेनरी और रेजिस्टेंस दे रखा है, मतलब एक आरएल सर्किट है ये एक आरएल सर्किट है। इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी। रेजिस्टेंस दे दिया जी 100 ओम। कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट, ये कनेक्टेड एक सोर्स से जिस पे लिखा हुआ है 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये अब आपको सबको क्लियर होना चाहिए 240 वोल्ट ये कौन सी वोल्टेज कही जाएगी, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस या आरएमएस? आरएमएस, बिल्कुल राइट, आरएमएस। अब देखिए इसमें पहला पार्ट पूछा था बच्चों कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कोइल। कोइल में मैक्सिमम कितना करंट है? मैक्सिमम करंट इन द कोइल कर लेंगे। आई नोट निकालना है तो कितना हो जाएगा, ई नोट अपॉन में जेड। जेड इम्पीडेंस पूरा लिखा जाएगा इसका, क्योंकि दोनों सीरीज में, करंट तो सेम मिलेगा। तो ई नोट अपॉन में जेड अंडर रूट कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल में ओमेगा एल रख देंगे, आप सोल्व कर लेंगे इसको, वो आपका मैक्सिमम करंट आ जाएगा। ई नोट कितना रखा जाएगा, ई नोट रखा जाएगा अंडर रूट 2 ई आर एम एस। ई आर एम एस आपको दे रखा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर लेंगे, बुक्स में जो लिख रखा है उससे कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब जो प्रॉब्लम आई वो इस सेकंड पार्ट में आई। क्या सेकंड पार्ट में प्रॉब्लम आई? कहता है व्हाट इज द टाइम लैग, कितना टाइम का डिले है। टाइम लैग या टाइम डिफरेंस बताना है। टाइम लैग किस किस के बीच में, बिटवीन मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, कितना टाइम का गैप रहेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कराऊं या रिवाइज कराऊं। देखो ये लाइन होती थी हमारी वी आर, यहाँ पर आई, ये लाइन हमारी होगी वी एल की, क्योंकि ईएमएफ आगे चलती थी करंट से π/2। रिजल्टेंट निकाला हमने, तो रिजल्टेंट ईएमएफ ये आई, जिसको कि हमने वी से लिखा। बीटा लिख लो या फाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाई हो गया फेज डिफरेंस, यहाँ पर ये फाई फेज डिफरेंस। तो ये टाइम निकालना है भाई, करंट और ईएमएफ के बीच का टाइम, ये वाला टाइम निकालना है एक तरह से, ये कह सकते हो। क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस में होगा टाइम लैग, जो ईआरएमएस में टाइम लैग होगा, वही मैक्सिमम में टाइम लैग होगा। तो यहां हम इसको अगर फाई को ओमेगा टी लिख लें, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू फाई, ये आप ओमेगा टी भी लिखते थे, तो टी हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, फाई अपॉन में ओमेगा। फाई कैसे निकालेंगे, 10 फाई। 10 फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वी एल अपॉन में बेस वी आर, क्या लिखेंगे, आई एक्सएल अपॉन में आई एक्सी। तो फिर फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा सर 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन में एक्सी। फिर सर ये इतनी वैल्यू आर आएगा एक्सी की जगह। हाँ आर आएगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है ठीक है, आर आएगा और यहाँ पर भी आर आएगा। ये वाली फाई की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वहां से, तो आपने इतना नहीं जाना है, आपके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं कि आपको टेबल वेबल की जरूरत पड़े। अगर आएगा तो कोई सिंपल वैल्यू का ही कोई क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर वैल्यू थोड़ी टिपिकल, मैं बात कर रहा हूँ ओनली कंसेप्ट की। तो यहाँ से जो फाई आएगा, इस फाई को आप इसमें रखो, ओमेगा यहाँ रखो, ये फाई आ जाना मतलब ये टाइम लैग आ जाना, और ये टाइम लैग आ जाना मतलब रिजल्टेंट ईएमएफ और करंट के बीच का टाइम आ जाना। कौन सा है सर ये, फिर चाहे इंस्टेंटेनियस हो मैक्सिमम, वो टाइम सेम रहता है। दो इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और करंट के बीच में जो टाइम लैग मिलेगा वही उनकी मैक्सिमम वैल्यू के बीच में मिलेगा। तो ये टी आपने करना है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है 7.13 है, आप नोट भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार इसको देखना। और 7.14 सेम इसी तरह से, बस यहाँ पर एल की जगह उसमें कैपेसिटर यूज किया हुआ है, बस इस तरह से करना है। और बाकी जो बुक में कर रखा है उसका कोई मतलब नहीं है, उसने ऐसे ही घुमा रखा है। ठीक है हिमांशु, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन? यस सर। दोनों क्वेश्चन वो हो जाएंगे। अच्छा, और थी तेरी प्रॉब्लम इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी डाउट थे। एक मिनट मैं देख लेता भाई, करा करो ये क्वेश्चन। और मैंने आपको एक दिन का टाइम और दे दिया है, मतलब मंडे को टेस्ट नहीं होगा, ट्यूसडे को टेस्ट होगा, मंडे को हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। आप कंसेप्चुअली पढ़ो, एनसीईआरटी हॉट्स को छोड़ दो, सिर्फ हॉट्स को छोड़ के सारे क्वेश्चन आप ट्राई किया करो। हॉट्स को छोड़ के जो लगता है ना ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा ट्रिकी है, उस पर राउंड कर लो, क्योंकि कभी तो अब समय आएगा कि हम बिल्कुल आमने सामने होंगे क्लास के अंदर, रिवीजन भी करना है, तब उन क्वेश्चंस को ज़रूर करेंगे। इतना डेफिनेट है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि एक पेपर होना है, सिलेबस होना है, जितना भी सिलेबस है उसका। एक चीज़ और भाई, मैं बीच में एक बार तुम्हें डिस्टर्ब करूँगा, फीस के लिए मेरे पास फिर लिस्ट आई है, ठीक है, और गर्ल्स की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 2-3 दिन में जिसने अभी तक 1 महीने की भी फीस सबमिट नहीं कराई है उसको ज़रूर बोल रहा हूँ मैं, 2-3 दिन में ज़रूर डिपॉजिट करा दीजिए, नहीं तो मुझे नाम बोल के फिर बोलना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर पे कॉल करूँगा, घर पे कॉल नहीं उठाओगे तो घर पहुँच जाऊँगा, देख लो। ये ध्यान रखो, फीस डिपॉजिट करानी ही करानी, मंथली फीस में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ एक बार, हिमांशु ने जो क्वेश्चन भेजे थे। हाँ, मिल गए हैं ये क्वेश्चन। एक ना इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, बस मैं नहीं हो पाएंगे, जितने भी हो पाते हैं कर लेते हैं, जो बचेंगे ना हिमांशु नेक्स्ट क्लास में जरूर कर लेंगे। मुझे ट्रांसफॉर्मर का कराना जरूरी था इसलिए। भाई एक क्वेश्चन दे रखा है कंसेप्चुअल में कि द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ ए मेटल हैविंग नैरो हिस्टैरिसीस लूप। एक हिस्टैरिसीस लूप होती है बच्चों, जैसा मैं कल बना भी रहा था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नए नाम है क्योंकि पढ़ाए नहीं गए हैं। तो एक हिस्टैरिसीस कर्व बनता है, वो जो कर्व है वो इस तरह से आता है, इस तरह से कुछ कर्व बनता है ये। और इस कर्व का जितना एरिया ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी लॉस ज्यादा मिलेगा। एरिया इज इक्वल्स टू इसका आता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैं जब कल आपको एक हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में बता रहा था कि जो कोर होती है ट्रांसफॉर्मर में वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रही होती है, जिससे कि कुछ एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन सॉफ्ट आयरन के केस में, सॉफ्ट आयरन के केस में ये जो कर्व है ये बिल्कुल नैरो आता है, बिल्कुल नैरो। और नैरो आने का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी का लॉस बहुत कम है। आप इसकी जगह कोई और मटेरियल यूज करें, उसका ये जो कर्व आए, ये इसका एरिया बड़ा है, इसका मतलब वहाँ एनर्जी का लॉस ज्यादा है। इसलिए भी हम सॉफ्ट आयरन को यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर कोर के लिए, बिकॉज जो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम मिलेगा, इसमें जो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन से जो एनर्जी लॉस है वो कम होगा। यस, क्लियर है सभी बच्चे? ये इसका यस आंसर लिख सर। सकते हैं। हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है आर रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर। एक हो गया जी आरएलसी सर्किट, और यहाँ पर लगा दिया है एक एसी सोर्स। कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ने हैं बच्चों,
ये हो गया इस सर्किट के अंदर। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इज डबल, अगर यहाँ जो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जा रही है अगर हम इसको डबल कर दें और हम चाहते हैं इसके साथ में ना एक बल्ब लगा रखा है, एक बल्ब लगा रखा है। ना दी वो नहीं गई ना। अरे भाई पूजा पूजा म्यूट करो, तेरी सबको आवाज सुन रही है। तो यहाँ पर मैं ये बात कर रहा था कि एक RLC सर्किट हो गया और इस पे जो सप्लाई कर रखा है वो फ्रीक्वेंसी डबल की जा रही है और कहता है कि बल्ब की ब्राइटनेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, द ग्लो इन द बल्ब रिमेन्स अनचेंज्ड। जो इसकी ग्लो है, ब्राइटनेस है, वो चेंज ना हो। तो उसके लिए L और C में क्या चेंजेस किए जाएं, ये है बच्चों क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप सभी को पता है XL होता है ओमेगा L, ओमेगा L होता है 2 पाई म्यू L। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XL बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XC घटेगा, क्योंकि XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, 1 अपॉन 2 पाई म्यू C। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज से XL XC पे फर्क पड़ता है और जिसकी वजह से इम्पीडेंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि I इजिकल्स टू होता है हमारा V/R, या मैं कहूं तो E/Z। Z पे फर्क पड़ेगा तो करंट पे फर्क पड़ेगा, और करंट पे अफेक्ट पड़ेगा तो इसकी ब्राइटनेस पे फर्क पड़ेगा, बिकॉज H इजिकल्स टू I²R इंटू T। समझ चुके होंगे मेरी बात को कि फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो इन पे फर्क पड़ा, इन पे इफेक्ट पड़ा तो Z पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और Z पे इफेक्ट पड़ा तो करंट पे इफेक्ट पड़ा, करंट पे इफेक्ट पड़ा तो हीटिंग इफेक्ट पे फर्क पड़ा, हीटिंग इफेक्ट पे इफेक्ट पड़ा तो उसकी ब्राइटनेस पे फर्क पड़ा। लेकिन ये चाहता है ब्राइटनेस पे कोई फर्क ना पड़े, तो L और C में क्या चेंजेस किए जाएं, ये है भाई आपका क्वेश्चन। तो मैं समझूं कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ERMS अपॉन में Z, ERMS अपॉन में Z को लिखा भाई मैंने, Z को लिखा मैंने यहाँ पर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL को लिखा ओमेगा L और ये सब करके ERMS फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, और फिर तुम मुझे जवाब दोगे कि L और C में क्या चेंज करना पड़ेगा। R² प्लस ओमेगा L 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। एक और स्टेप कर देता हूँ, ERMS अंडर रूट R² प्लस 2 पाई म्यू L माइनस 1 अपॉन 2 पाई म्यू C का होल स्क्वायर। चलो भाई, फ्रीक्वेंसी को डबल बोल रहा है, बताओ L और C में क्या चेंज करें कि ब्राइटनेस पे कोई फर्क ना पड़े। ब्राइटनेस पे कोई फर्क ना पड़े मतलब Z पे कोई फर्क ना पड़े। बोलिए L और C में क्या चेंजेस करें, इंडक्टर की वैल्यू में और कैपेसिटर की वैल्यू में, बताओ भाई, शाबाश। अरे क्या हुआ, सो गए? सर XL इज इक्वल्स टू XC। पे तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा तो फिर रेजोनेंस आ जाएगा, और रेजोनेंस आ जाएगा तो फिर इसकी ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। ब्राइटनेस हमें वही रखनी है। चलो कोशिश तो की, लेकिन आंसर सही नहीं आया है हमारा अभी। और कोई बोले भाई? बताओ भाई बताओ। एक चीज देखो बच्चों, मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूं, मैं अगर फ्रीक्वेंसी को डबल करूं यहां पर डबल, तो इंडक्टर को, अगर इंडक्टेंस को मैं अगर हाफ कर दूं कट जाएगा, तो वही आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया समझ में ये पॉइंट? यस। फ्रीक्वेंसी को डबल किया, फ्रीक्वेंसी को डबल किया और इंडक्टेंस को मैंने हाफ किया तो वही रह गया। ऐसे यहां करना, इसमें अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करूं, फ्रीक्वेंसी तो इसके लिए भी वही है, डबल हो गई, तो इसको भी हाफ कर दूं, ये लो खत्म।
वही चीज बनी रह गई हमारी, जेड वही रह गया, जेड वही रह गया तो करंट वही रह गया, करंट वही रह गया तो ब्राइटनेस वही रहेगी। तो आंसर आया सर एल एंड सी दोनों को क्या करना पड़ेगा, हाफ। ये चेंज करते ही ब्राइटनेस वही हो जाएगी। यस, हिमांशु की प्रॉब्लम थी, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। आगे सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक और, अभी एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ बस, फिर फ्री कर दूंगा तुम्हें। बाकी बचे हुए हिमांशु फिर करेंगे मंडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था भाई, ए रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक लास्ट क्वेश्चन समझ लो बच्चों। ए रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक चोक कोयल की बात की जाएगी। चोक कोयल चलो मैं बता दूंगा तुम्हें। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए चोक कोयल ये होती है, कोयल ही होती है एक तरह से, ये कोयल होगी तुम्हारे लिए, कोयल ही है। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इसको एयर कोड किया जा रहा है, मतलब कि इसमें अभी एयर ही है रेडियो फ्रीक्वेंसी। वेयर एज एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी, अगर ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो तो इसमें चोक में एक आयरन रोड इंसर्ट की जाती है, आयरन कोर बनाया जाता है, ये आयरन कोड हो गया। तो गिव रीजन फॉर दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस का रीजन बताइए। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, एक हाई फ्रीक्वेंसी है, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमारी लो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, तो ये एक लो फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ से आप डिफरेंस बता सकते हैं कैसे। XL is equals to omega L is equals to 2 pi mu L, हाई फ्रीक्वेंसी तो इंडक्टेंस ये हाई फ्रीक्वेंसी है, म्यू ज्यादा है तो इसका XL भी ज्यादा मिलेगा। तो पहले से ही XL बढ़ा हुआ है तो हमें रोड लगा देंगे तो और बढ़ जाएगा। अरे मेरी बात समझते हो, जब अंदर रोड लगाता हूं तो XL पे, ये आपने किया भी है ना क्वेश्चन, ये कोई कोयल है, इसके साथ बल्ब लगा रखा है, बीच में अगर आप आयरन रोड इंसर्ट करा दे तो बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, जल्दी से बताओ। इंक्रीज हो जाएगा। बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या बताया राहुल शर्मा, फिर से रिपीट करो अपना आंसर। बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप आयरन रोड को इंसर्ट कराते हैं कोयल के अंदर? ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ब्राइटनेस कम हो जाएगी, बिकॉज करंट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी अपोज होगा, इसमें भी एडी करंट आएगा, फिर ये भी अपोज करेगा। पहले सेल्फ इंडक्शन अपोज करा था, अब एडी करंट भी अपोज करेगा, तो ब्राइटनेस डिक्रीज हो जाएगी। मतलब एक तरह से उसका रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये बढ़ा। तो हम इसमें अगर आयरन रोड और लगा देते तो और बढ़ जाता, फिर ये बढ़ाना नहीं है रेजिस्टेंस। यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लो है तो एक्सेल कम है, एक्सेल इतना कम है कि इतने से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो बीच में लगा दी आयरन कोड, ये डिफरेंस है। यस, क्लियर है हिमांशु? आ गया क्वेश्चन समझ में? ये भी प्रॉब्लम थी। यस, आ गया सर। एक क्वेश्चन और था तेरा कि इस क्वेश्चन में एल को क्या सब्स्टिट्यूट, देखो जो हम लिखते हैं ना एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर, इसमें एल की जगह आप ये भी यूज कर सकते हो, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल इनटू ए। बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, आपने कहाँ पढ़ा था बताइए मुझे। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, तो ये फॉर्मूला यूज कर रखा है हिमांशु इस क्वेश्चन के अंदर एल का, और आई की जगह ये बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। कैपिटल एन होता है टोटल टर्न्स, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान रखना। आई की जगह यहाँ से ये यूज कर लिया, आप इस एन को चेंज भी कर सकते हैं इस एन की टर्म्स में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए भाई आज, कुछ के डाउट हुए, ये हिमांशु के भी पूरे नहीं हुए हैं। बाकी आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम भेजा करो मेरे पास, ताकि हम क्लास में डिस्कस करें उनको। तो आज की क्लास में ख़त्म